पिछले एपिसोड में हमने देखा फर्डन कहता है अब लास्ट पार्टिसिपेंट का टाइम आ गया है। रुको एक मिनट, बहुत सिंबल, वहाँ तो काउंट ऑनों का है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि युद्ध क्षेत्र का ब्लैक वुल्फ जो अपनी संपत्ति की लालसा रखने वाले की गर्दन बेरहमी से फाड़ डालता है, सेवरन का हीरो और आयरन ब्लेड रखने वाला काउंट जेचिरिदा ओनो। यहाँ देख फर्डन चौंक जाता है और प्रियंका कहती है यहाँ सही है, वहाँ वही जेचिरिदा ओनो है जिसे आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड। फिर जेचिरी मैच के लिए आगे बढ़ता है, उन्हें देख इवन मनी मन कहती है जैसा कि उम्मीद किया था, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि लास्ट मैच उन टीमों के बीच था जो जीतने के लिए अधिक प्रबल था। स्टेडियम के अंदर से घोड़ों की कठिन सांसों और उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि मैडम इस बार बहुत ही शांति थे, जब उन्होंने अन्य मैचों को देखा था तब ऐसा नहीं हुआ था। फिर प्रियंका मनी मन कहती अब मैं अपने सिर को नहीं घुमा सकती क्योंकि मुझे यह श्योर करने के लिए उस पर नजर रखने की जरूरत है कि वो लास्ट में सेफ रहता है या फिर नहीं। इसके बाद मैच शुरू होता है और जेचिरी बड़ी ही तेजी से अपने ओपोनेंट को हिट कर देता है और इस मैच को जेचिरी जीत जाता है। यहाँ देख सभी चीयर करने लग जाते हैं और फिर इवन बोलती है मैडम मैजिस्ट्री जीत गया है। फिर प्रियंका रोते हुए कहती है हाँ वो जीत गया और वो सुरक्षित है। फिर जेचिरी प्रियंका की ओर देखता है और मनी मन कहता है ऐसा लगता है कि उसके बगल में बैठा हुआ जिकोलो जैसा दिखने वाला आदमी गायब हो गया है। फिर वो प्रियंका को देखता है और मनी मन कहता है लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई है, क्या वो रोई थी? इसलिए शायद वो मेरे बारे में चिंतित थी जब मैं बेखासी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फिर वो प्रियंका के पास जाता है और रस देते हुए कहता है प्रियंका सिर्फ मेरी ही चिंता करते रहो, भले ही यह मेरी ओर से गलतफहमी हो सकती है लेकिन मैं अब इसी पर ही विश्वास करना चाहता हूँ। यहाँ कहते हुए वो रोज को पकड़ने लगता है लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो मनी मन कहता है मैं ऐसे नहीं निकल पा रहा। तभी उसकी नजर और रोज पे जाती है और वो गुस्से में कहता है अच्छा होगा कि आप फिलहाल टूर्नामेंट देखने के लिए ना आए। तो प्रियंका बोलती है माफ करना। फिर जेची बोलता है मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके आसपास की मक्खियाँ मुझे परेशान करती रहती है। किसी भी हालत में मैं ही जीतूंगा, इसलिए उस दिन को छोड़कर किसी दिन में आने की जरूरत नहीं है। तो प्रियंका बोलती है किसी भी केस में आप जीतेंगे, क्या आप सीरियस है? फिर जेचरी बोलता है हाँ बिल्कुल। तो प्रियंका रोज लेते हुए कहती है मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। फिर इवन मनी मन कहते हैं इस तरह से मैडम ने बाकी के दिन लेस को बनाते हुए क्वार्टर्स में शांतिपूर्वक बिताए लेकिन मैंने नहीं। इसके बाद हम इवन को देखते हैं जो प्रियंका से कहती है मैडम मैं क्या करूँ? वहाँ लेस बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे उसने बर्बाद कर दिया और वो रोते हुए कहती है मैंने इतने कीमती धागे बर्बाद कर दिए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तो प्रियंका उस लेस को लेती है और मनी मन कहती है इवन में इस तरह की कोई भी टैलेंट नहीं है। फिर वहाँ कहती है यहाँ बिल्कुल ठीक है, आप इसे इस तरह से ठीक कर सकते हैं। और फिर वो मनी मन कहती है मैंने सोचा कि मैं पहले प्रिंस और प्रिंसेस ऑर्डो के लिए कुछ गिफ्ट बना सकती हूँ लेकिन अब लगता है कि मुझे इसे खुद ही बनाना होगा। फिर इवन बोलती है मैडम मैं क्या करूँ, मेरे जैसे टैलेंटलेस व्यक्ति से कौन शादी करेगा? तो प्रियंका कहती है तुम्हें किस बात की चिंता है, इवन सर गैस्पर है ना। यहाँ सुन इवन शर्माते हुए कहती है नहीं यहाँ बस एक गलतफहमी है मैडम। तो प्रियंका कहते हैं मुझे उसी टाइम पता चल गया था जब तुम मुझसे यहाँ लेस बनाना सीखना चाहती थी, तो मुझे हाथ से बने हुए रुमाल को देना चाहती थी है ना। तो क्या आपको गैस्पर से कोई भी कन्फेशन रिसीव हुआ है? यहाँ बस इतना है कि वहाँ सबके सामने पहले ही आपको फेस्टिवल में फूल दे चुका है, तो क्या यहाँ ऐसा नहीं है जैसे कि वहाँ आपको एक पार्टनर के रूप में देखते हो? फिर इवन मनी मन कहती है मैं मैडम के साथ ईमानदार नहीं हो सके। उस दिन के बाद मैं कुछ दिन तक सर गैस्पर से दूर रही लेकिन फिर भी जब सर गैस्पर ने मुझे वहाँ रोज दिया तो उन्होंने मुझे यह नहीं बताया। मैं वातावरण के साथ बह गई थी इसलिए मैंने उस रोज को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फिर भी अंका कहती है हालांकि सर गैस्पर एक अच्छा आदमी है लेकिन लास्ट तक वो एक नाइटी ही है। किसी ऐसे पर्सन का साथी बनना जिसे युद्ध के लिए बुलाया गया हो यहाँ आसान नहीं होता। फिर इवन बोलती है मैडम। तो प्रियंका बोलती है अगर वह स्किल्ड है तो किसे परवाह है, और आपके पास और भी वंडरफुल क्वालिटीज है ना। जो व्यक्ति यहाँ नहीं देख पाता है वह अपनी किस्मत को बर्बाद कर रहा है। इस बात की चिंता मत करो कि आप शादी करना चाहते हैं या नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं जाओ और जो करना है करो। क्या पहले से ही ज्यादा अच्छी जीवन नहीं जी रहे हैं? और यहाँ बिल्कुल भी मत बोलो, प्रियंका था और ने वहाँ हमेशा आपके साइड में रहेगी। यहाँ सुन इवन प्रियंका को हक करते हुए कहती है मैडम। उसी टाइम पे वहाँ पे सोबे आता है और वो कहता है मैडम और मिस इवन। तो इवन उसे देखती है और कहती है सर सोबे। फिर प्रियंका कहती है क्या आज का मैच खत्म हो गया है? फिर सोबे गुस्से में कहता है वहाँ एक एक्सीडेंट था आज के मैच में, प्रारंभिक दौर में टूर्नामेंट के दूसरे दिन तक रोक दिया गया। आज टूर्नामेंट के तीसरे दिन लोग यहाँ अनुमान लगा रहे थे कि कौन सा नायक सबसे आगे में जाएगा। और फिर हम कुछ घंटे पहले का टाइम देखते हैं, जेचिरी और जियोचिन के बीच मैच होता है जिसमें कि जेचिरी जीत जाता है और जियोचिन को ज्यादा चोट भी नहीं लगती है।
यहाँ सब देख सौबे रॉबर्ट से बोलता है, हालांकि वहाँ मैडम का भाई है लेकिन वह सच में निर्दयी है। भगवान का शुक्र है कि मैजेस्टी के साथ मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है। तो रॉबर्ट कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यंग मास्टर बिलेसवुड इतने स्ट्रांग है कि वे हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ यंग और एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि जब भी वहाँ एक्सीलेंट नाइट से मिलेगा उसका अच्छा गाइड होगा। इस पे सौबे बोलता है, ओहो मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन रॉबर्ट क्या आप ठीक है? आपको तीसरा मैच प्रिंस जेकब के अगेंस्ट लड़ना है। सेकंड प्रिंस निश्चित रूप से फुल एनर्जी में होंगे क्योंकि उन्होंने अपना पिछला मैच डिफॉल्ट रूप से जीता था। आपको पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि अगर आप सेकंड प्रिंस से नहीं लड़ेंगे तो भी आप पर कोई नहीं उंगली उठाएगा। तो रॉबर्ट बोलता है, जब तक मैं सेकंड प्रिंस के विरोध करता रहूंगा तब तक मैं कभी हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ औरों की लेडी का अपमान करने का उनका पाप। यहाँ सुन सौबे मनी मन कहता है वहाँ सेकंड प्रिंस से लड़ने के लिए इतना एक्साइटेड है क्योंकि इसका कारण मैडम है। वह मैडम की इतनी परवाह कब से करने लगा ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो औरों के अपमान से नाराज क्यों है, लेकिन वह ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जबकि हम युद्ध में नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है युद्ध के दौरान सेकंड प्रिंस के खिलाफ लड़ने के लिए। यहाँ एक कंपटीशन है लेकिन वहाँ इसका इस्तेमाल शायद मैडम के सम्मान को बनाए रखने के लिए करना चाहता है। और वो कहता है, रॉबर्ट तुम कभी ना तुम अच्छे से जीतोगे, मैं मैडम को सेकंड प्रिंस के साथ तुम्हारे जबरदस्त लड़ाई के बारे में बताऊंगा। तो रॉबर्ट बोलता है, क्या कोई जरूरत नहीं है? फिर सौबे बोलता है, नहीं, आपके आज की जीत एक ऐसी अचीवमेंट है जिसे आपकी पत्नी, आपके बेटे और आपके पोते पोतियों को भी सुनना चाहिए। एक टूर्नामेंट जो हमारे मास्टर के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए लड़ा गया था, एक नाइट जो भावुक हृदय के साथ सिचुएशन में अपनी सीमाओं को पार करते हुए चला जाता है। अरे वाह, यह बहुत ही बढ़िया है, यहाँ चांस द ग्रेट की कहानी की तरह है। यहाँ सुन रॉबर्ट हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अगर आप इसे इस तरह से रखेंगे तो मैं इसमें कोई भी हंगामा नहीं कर सकता। और वहाँ से चले जाता है। उस दिन रॉबर्ट ने सेकंड प्रिंस के साथ जो टूर्नामेंट किया उसमें उसकी ढाल टूट जाने के कारण उसके आर्मर में बहुत ही गहरी चोट आई। फिर हम पहले सीन में देखते हैं, सौबे कहता है रॉबर्ट ने यहाँ अंत तक सहन किया, वहाँ बाएं हाथ का था इसलिए यहाँ आश्चर्यजनक है कि वहाँ इतनी दूर तक पहुँच गया। इस पे प्रियंका कहती है, ऐसी बातें कैसे हो सकती है? तो सर रॉबर्ट आप वहाँ कैसे हैं? तो सौबे बोलता है, फिजिशियन ने कहा है कि वहाँ शॉट चलाना भूल जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ कौन है। फिर प्रियंका कहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मायने रखता है क्योंकि सर रॉबर्ट एक नाइट है। तो सौबे कहता है, उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी है लेकिन यहाँ फिर भी चिंताजनक है। फिर भी अंका कहती है, दोषी महसूस मत करो क्योंकि सर रॉबर्ट की चोट की गलती आपकी नहीं है। तो सौबे बोलता है, यस मैम। फिर भी अंका कहती है, सर गैस्पर का मैच कब है? तो सौबे कहता है, गैस्पर वहाँ फाइनल मैच में पहुँच गया है क्योंकि गैस्पर और के घर के मेंबर में से तलवारबाजी में सबसे अधिक स्किल्ड है सिवाय मैजेस्टी के। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस बारे में कितनी अफवाह फैलती है कि हम तीनों कितने उपविजेता बनने योग्य है। रियली में हमारे बीच गैस्पर के अलावा कोई भी नहीं है जो रियली में उपविजेता बनने का उम्मीदवार हो। और मैं पूरी तरह से हार गया। मैं इससे ज्यादा नाराज नहीं हूँ क्योंकि मेरे अगेंस्ट एक एक्सीलेंट ओपोनेंट था क्योंकि वह कैस्टिया के नाइट थे जो इनक्रेडिबली अमेजिंग थे। आप देखिएगा, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि मैजेस्टी ने किस कारण से उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। जैसा कि आप जानते ही है, कैस्टिया के पास एक स्ट्रॉन्ग समुद्री सेना है। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा लेकिन मुझे पूरी तरह से अपनी जगह पर रखा गया था। वहाँ पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वहाँ एक रॉक की तरह मजबूत है। इतना कहकर मैं टूर्नामेंट के लास्ट दिन आपके साथ रहूंगा, मैं पूरी तरह से आपका हेल्प करूंगा, इसलिए आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। तो प्रियंका कहती नहीं, मैं इसे चुपचाप देखना चाहती हूँ। फिर सौबे बोलता है, मैडम टूर्नामेंट एक ऐसी चीज है जिसका आप उतना ही आनंद ले सकते हैं जितना आप उसके बारे में समझते हैं। तो प्रियंका सौबे की ओर देखते हुए मनी मन कहता है, सर सौबे ऐसा लगता है कि वो अब बेहतर महसूस कर रहा है। रॉबर्ट मेरे सम्मान की वजह औरों के सम्मान को रखना चाहते हैं। अगर यहाँ मेरे पास्टी की बात होती तो मुझे औरों के सम्मान या रॉबर्ट की चोट से कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन अब मैं इसे फील कर सकती हूँ बहुत शर्म और गुस्सा जो किसी को तब महसूस होता है जब कोई व्यक्ति अपने ओपोनेंट से घायल हो जाता है जबकि वहाँ उसे हराना चाहता था। फिर प्रियंका रॉबर्ट की बातों को सोचती है जब रॉबर्ट ने कहा था आप मेरे मास्टर है। हालांकि यह सच है कि प्रिंसेस ऑर्डोला हाउस में सबसे महान व्यक्ति है। हाउस ऑर्डो के एक नाइट के रूप में यहाँ एक फैक्ट की बात है कि मैं सिर्फ अपने मास्टर को ही रोज देता हूँ। फिर प्रियंका मनी मन कहती यही बात सर रॉबर्ट ने मुझे पहले बताई थी। फिर हम अगले सीन में प्रियंका को बेड में देखते जो कि सोते हुए मनी मन सोचती है, एक मास्टर के रूप में मैं इस लॉस से कैसे नाराज नहीं हो सकती। इस तरह से प्रियंका को उस दिन काफी देर तक नींद नहीं आई और उसकी नींद खराब हो गई। और जब वो अपने दुख से जागती है, टूर्नामेंट के लास्ट दिन का सूरज उग जाता है।
इसके बाद हम टूर्नामेंट में देखते हैं सौबे कहता है जैसे कि उम्मीद की थी हर कोई टूर्नामेंट के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर प्रियंका इमोन से कहती इमोन क्या आज सुबह आपने मैजेस्टी को बाहर जाते हुए देखा? तो इमोन बोलती है हाँ मैडम, मैंने उन्हें तब देखा जब मैं उनके लिए खाना तैयार कर रही थी। फिर प्रियंका पूछती है वहाँ कैसा दिख रहा था? तो इमोन मन ही मन कहती है मैडम की आंखों की लाली वहाँ सुबह से कम नहीं हुई। वहाँ उस दुख के बाद मैजेस्टी को बाहर नहीं देख सकती थी इसलिए वहाँ चिंतित थी। और वो कहते हैं चिंता मत करो मैडम, मैजेस्टी हमेशा की तरह ही अच्छे थे। फिर हम दूसरी ओर जेचरी को देखते हैं जो कि रॉबर्ट से कहता है रॉबर्ट तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? तो रॉबर्ट कहता है चिंता मत करो योर मैजेस्टी, आज सुबह आपकी सहायता करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जेचरी कहता है फिर भी तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम वहाँ पे जेकब आता है और कहता है यहाँ देखना कि 3 महान सम्मानित नाइटों में से एक सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सर्वेंट का वार्डरोब वहाँ अलग ही लेवल का है, मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। काउंट ऑर्नो, कल मैंने सर रॉबर्ट के साथ घोड़े पे सवार होकर कॉम्पिटेट किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऑर्नो अपने नाइटों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार करता था। इस पे रॉबर्ट बोलता है मेरा स्टेटस एक जैसा ही है चाहे मैं घोड़े पर हूँ या फिर यहाँ पे, और योर हाइनेस मैजेस्टी की सेवा करना ही यहाँ एक सम्मान की बात है। तो जेकब कहता है आप बहुत ही अच्छे स्पीकर है, आप एक घूमकर गायक या फिर एक व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो सकते थे। यहाँ सुन रॉबर्ट को गुस्सा आने लगता है तो जेचरी कहता है रॉबर्ट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो जेकब की तरफ देखता है और कहता है मैजेस्टी यहाँ केवल आपको भड़काने के लिए आए हैं। फिर जेकब बोलता है तीसरे दिन मैंने उसे नहीं देखा लेकिन बियांका आज देखने के लिए आई है, ऐसा लग रहा है कि हम में से कोई एक बियांका को आज रोज देगा। इस पे जेचरी कहता है हम में से कोई एक नहीं बल्कि मैं अपनी वाइफ को विक्टोरी का रोज लूंगा, इसलिए प्लीज मेरी वाइफ के नाम को इतनी लापरवाही से कहने से बचे। तो जेकब बोलता है आप बहुत ही कठोर हो काउंट, क्या आपने कभी सोचा है कि इंपीरियल कोर्ट डेटिंग आजकल इतने फेमस क्यों है? कुलीन लेडीज के लिए अपने पति के अलावा अन्य मैनों के साथ अपनी फीलिंग को आदान प्रदान करना यहाँ अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपनी फीलिंग का आदान प्रदान अपनी वाइफ के अलावा अन्य लेडीजों के साथ करूँ। मैं श्योर हूँ कि आपने भी कई लेडीजों के साथ बातचीत की होगी काउंट, क्या आपने उनका कंपैरिजन बियांका के साथ नहीं किया? इस पर जेचरी कहता है मैजेस्टी मैं अपनों की तुलना दूसरों से नहीं करता, इसलिए मैं अपनी वाइफ के अलावा अन्य लेडीजों के लिए जगह नहीं छोड़ता, और मैं भी श्योर हूँ कि हर किसी के थॉट आपके जैसे नहीं होंगे मैजेस्टी। तो जेकब कहता है अच्छा ऐसा है, मुझे हैरानी है कि बियांका आपसे सहमत होगी। यहाँ सुन जेचरी गुस्से में आ जाता है और वो जेकब से कहता है योर हाइनेस, और फिर मन ही मन कहता है मैं एक वुल्फ हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ ना जानता हो कि मैं इसे दबा दूंगा और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा जिसे मैं अपना एक बार राइवल मान लूं। और वो कहता है मुझे भड़काने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता कि आप ऐसे क्यों हैं। यहाँ सुन जेकब स्माइल करते हुए कहता है जैसा कि उम्मीद की थी, लेकिन काउंट ऑर्नो क्या आप अभी भी एक इंसान नहीं है? मैंने सोचा था कि कहीं तुम उकसावे में आकर गलती न कर दो, कहीं मैं तुम्हारे आंखों में खटक न जाऊं। यहाँ मेरे लिए फायदेमंद होगा यदि आप मैच के दौरान मुझे अपनी कमजोरी दिखाए। इस पे जेचरी बोलता है मैजेस्टी आप एक अच्छी स्पीकर है, तुमने मेरे बेसर से पहले यही कहा था ना, एक भटकता हुआ गायक और एक निकम्मा व्यापारी, विश्वास, आइडल और रिसेंटमेंट एक नाइट केवल अपने भलाई के सीढ़ी से ही बोलता है। यहाँ देख रॉबर्ट मनी मन कहता है योर मैजेस्टी, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सुन पहले जेकब गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है काउंट ऑर्नो वहाँ मुझे परेशान करता है, मुझे इस बात का दुख है कि मुझसे इस बिट्स की बैटल में हार गया। मुझे इस बात से परेशानी है कि किंग उसके लिए ज्यादा फेवर करता है न कि अपने बेटे के लिए, और फिर मैंने उसके वाइफ के बारे में डिस्कस करके उससे इनक्रेडिबली अनकंफर्टेबल महसूस कराया। मुझे इस बात से परेशानी है कि वो ऐसा नहीं है, मैंने उसे उकसाया लेकिन वो शांत रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि जेचिरदा ऑर्नो को हराने का कोई भी रास्ता नहीं है जो कि एक मानव वेपन की तरह है। मैं तो बस बियांका को एक और रोज देना चाहता था अगर मैं कर पाता, क्योंकि यहाँ मेरे लिए बियांका से मिलने का एक और तरीका है, भले ही वो मुझसे घृणा करती हो। आखिर कब से मेरे मन में ऐसी फीलिंग आने लगी, मैं केवल शुरुआत में काउंट ऑर्नो और काउंट ब्लेसफोर्ड को खड़ोसना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें सबसे आसान तरीके से उकसाया। हाँ, क्या मैं एक नौसिखिया जिसने अभी अभी प्रेम या किसी चीज के लिए अपनी आंखें खोलनी शुरू की है। और फिर जल्द ही फाइनल मैच शुरू हुआ। फिर हम सभी को देखते हैं जो कि कैस्टिया को देखते हुए कहता है मैडम वहाँ वही है कैस्टिया नाइट जिसके साथ मैंने कल कॉम्पिटेट किया था। तो बियांका कहती है मुझे लगता है कि मैं समझ गई स्ट्रगल से आपका क्या मतलब था सर, फिर उसका ओपोनेंट कौन है? फिर सभी बोलता है रुको अभी बतानी है, लेकिन वहाँ ब्लैक वुल्फ द ऑर्नो का शील्ड। यहाँ सुन
बियांका मनी मन कहती है वो ऑनोनाइड मैजेस्टी या फिर तभी अनाउंस होता है कि सेबरन के पर्वतों और केस्टिया के चट्टानों के अगेंस्ट सर गैस्पर ऑर्नो से है। यहाँ सुन इवन घबराने लगती है और सबे हमें समझाता है कि सेबरन का टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट के प्रकारों में से आईएस जस्टिस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसमें सबसे मेन रूल यहाँ है कि व्यक्ति को सटीक निशाना लगाना चाहिए, अपने भाले से ओपोनेंट के सिर, कंधे या ढाल पर हिट करना चाहिए। पर हॉल में 3 मैच होते, अगर कोई नायक 2 मैच जीतता है तो वहाँ जीत जाता है। सरल शब्दों में 3 मैचों में से 2 मैचों को जीतना होता है। हालांकि अगर ओपोनेंट अपने घोड़े से गिर जाए तो मैच खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस पर्सन को ज्यादा पॉइंट मिलता है जिसने एक्यूरेट अटैक किया होता है, और अगर अटैक एक्यूरेट होता है तो वहाँ भाला टूट जाता है, आप देख सकते हैं। फिर सबे बाकी लोगों से कहता है गैस्पर पिछला राउंड जीत लिया होता, लेकिन कस्टिया नाइट बहुत ही कठिन व्यक्ति है। गैस्पर काफी बड़ा, इसलिए यदि वह अपने ओपोनेंट के खिलाफ जोरदार हमला करता है तब मोस्टली नाइट को घोड़े से गिरने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके करंट ओपोनेंट गैस्पर के अटैक का सामना करने के लिए कैपेबल है, और इसके साथ साथ वहाँ गैस्पर के आकार का है। वहाँ गैस्पर को घोड़े से उतारने के लिए थोड़ा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर उसका ओपोनेंट घोड़े से गिर जाए तो बहुत तेजी से जीत सकेगा। यहाँ सुन बियांका मनी मन जेचरे के बारे में सोचती है और कहती है घोड़े से गिरना। इसके बाद वहाँ मैच शुरू होता है और केस्टिया गैस्पर पर अटैक कर देता है और उसके सिर पर हिट करता है। यहाँ देख सोबे चिल्लाते हुए कहता है यहाँ कटिंग था। फिर बियांका इवन को देखती है जो रोती हुई कहती है सर गैस्पर। उसे देख फिर सोबे बोलता है गैस्पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ खतरे में है, फिर भी वहाँ अपने घोड़े से नहीं गिरा है। उसे इस कंडीशन में देखकर लग रहा है कि उसके सिर पर चोट लगी है। इस फाइनल मैच में सर गैस्पर और केसिया नाइटो के बीच सर गैस्पर को लॉस हुआ, क्योंकि उनका भाला और शील्ड दोनों ही नष्ट हो चुके थे। इस मैच को गैस्पर हार चुका था और उसके सिर पर चोट भी लगी थी, जिसे देख इवन रोने लगती है। यहाँ देख बियांका इवन से कहती है आगे बढ़ो इवन, तो इवन बोलती है माफ करना लेकिन मैडम, तो बियांका बोलती है यह मेरा ऑर्डर है। तो इवन बोलती है थैंक यू मैडम, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। यहाँ के कर वो गैस्पर के पास जाने लगती है। फिर हम केस्टिया को देते हैं जो कि जीते हुए रोज को प्रिंसेस ऑर्डो को देता है और कहता है इसे एक्सेप्ट करे प्रिंसेस ऑर्डो। यहाँ देख सबे चिल्लाते हुए कहता है केस्टिया के नाइट ने प्रिंसेस को एक रोज दिया। यहाँ सोचना कि वहाँ एक मित्र देश की प्रिंसेस को रोज भेंट में देगा यहाँ एक फेरी टेल की तरह है। क्या वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? मुझे हैरानी हो रही है। जब वहाँ उस रोज को एक्सेप्ट करेगी तो क्या कहेगी? फिर ऑर्डो वहाँ रोज एक्सेप्ट करती है और कुछ भी नहीं कहती और केस्टिया वहाँ से चले जाता है। यहाँ देख सबे मनी मन कहता है वह इतना सूखा क्यों है, और इसके बाद जो केस्टिया के खिलाफ कंपटीशन करेगा जिसने गैस्पर को हराया वहाँ सेकंड प्रिंस या मैजेस्टी होंगे। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं इवन गैस्पर के पास जाती है और देखते हैं कि गैस्पर अपने चोट को ठीक कर रहा होता है। यहाँ देख इवन गैस्पर के पास जाकर बैठ जाती है और उसके चोट को देखने लगती है, तो गैस्पर उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ देख इवन शर्माते हुए कहती है सर गैस्पर। तो गैस्पर कहता है मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूँ। फिर वहाँ इवन का हाथ अपने दिल के ऊपर रखता है, तो इवन बोलती है अच्छा फिर? तो गैस्पर बोलता है जब से मैंने तुमको पहली बार देखा तब से मैं तुमको पसंद करने लगा और फिर मैं मैडम का कार्ड बन गया और मैं आज भी तुमको एक रोज देना चाहता था। यहाँ सुन इवन गैस्पर को हक कर लेती है और कहती है सिर्फ एक ही काफी है। फिर हम पहले सीन में देखते हैं सबे बोलता है मिस इवन बहुत ही लेट हो चुकी है, आप अपने मेड के लाइफ के बारे में बहुत ही ध्यान रखती है मैडम, अभी कुछ टाइम बचा है तो क्या आप काउंट को देखने जाना चाहते हैं? तो बियांका कहती है नहीं यहाँ ठीक है, मैं जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहती क्योंकि मैजेस्टी ही जीतेंगे। यहाँ सुन सबे हंसते हुए कहता है ओहो मैडम अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और अधिक पसंद करने लगा हूँ। तो बियांका चौंकते हुए कहती है मुझे पसंद कर रहे हो? मैं मानती हूँ कि आपका मतलब है कि आप मुझे एक मास्टर और एक पर्सन के रूप में पसंद करते हैं। तो सबे कहता है ईमानदारी से कहूँ तो पहले हम आपको पसंद नहीं करते थे, मुझे लगता है यहाँ पिछले साल की बात है, लेकिन मेरा मतलब है कि रॉबर्ट और मैं हमने एक बार मैजेस्टी से कहा भी था कि वो आपके साथ एक रखेल रख रहे। तो बियांका मनी मन कहती है एक रखेल? अदर मैरिज कपल जो मैजेस्टी के एज के हैं उनके बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत ही छोटे थे इसलिए हमें निश्चित नहीं था कि आप उनके साथ कब तक रात बिताएंगे। अगर उनका कोई नाजायज बच्चा भी होता तो हमारा मानना था कि सभी समर्थन करेंगे, क्योंकि इसका मतलब यहाँ था कि ऑर्नो लाइन सुरक्षित रहेगी चाहे लाइन में किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, इसीलिए हमने उनसे एक रखेल रखने की विनती की। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।